मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। ठीक है, तो मेक श्योर के ये तुम लोग अपने एंड पे भी देख लिया करो, मुझे याद दिला दिया करो। स्टिल नॉट। अब आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अब चेक कीजिए, अब आवाज आ रही है मेरी? आप लोग अगर आवाज आ रही तो चैट बॉक्स में काइंडली वाई लिख दीजिए। हेलो, चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की। तो हमने बेसिकली बायोलॉजिकल डेटाबेसेस शुरू किए थे कि बायोलॉजिकल डेटाबेसेस क्या होते हैं, और हम मेरे ख्याल है काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके थे। यहाँ तक डेटाबेसेस पढ़ चुके थे क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती है डेटाबेसेस की। इसके अलावा प्राइमरी डेटाबेसेस क्या होते हैं ये हमने थोड़ा सा देख लिया था, जहाँ पे आप रॉ डेटा सबमिट करा रहे होते हैं। इसी तरह से जीन बैंक, EMBL और DNA डेटा बैंक ऑफ जापान जो है बेसिकली वो एग्जाम्पल है प्राइमरी डेटाबेसेस की। बेटा अपना आप लोग कैमरा ऑफ कर लो बच्चे। आप लोगों ने जैसे अपना कैमरा ऑन किया हुआ है उसको ऑफ कर लो। अच्छा ठीक है, जीन बैंक है। इसके अलावा सेकेंडरी डेटाबेसेस हमने डिस्कस किए थे, स्विस प्रॉड और TREMBL की मैंने एग्जाम्पल वहाँ दी थी, हमने वहाँ तफसील से डिस्कस भी की थी चीज़ें। इसके अलावा हमने स्पेशलाइज डेटाबेसेस देखे थे। स्पेशलाइज डेटाबेसेस क्या होते हैं, जो कि बेसिकली पार्टिकुलर रिसर्च इंटरेस्ट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और अच्छा, जो अब नेक्स्ट मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है, वो है इज अबाउट इंटरकनेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल डेटाबेसेस। अब ये जो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस हैं, इन बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के दरमियान में आपस में इंटरकनेक्शन यानी आपस में इनका जो नेटवर्किंग है उनकी उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो कितना ज़रूरी है। तो अब अगर तुम देखो, अगर ये जितने भी डेटाबेसेस हैं, चाहे वो प्राइमरी डेटाबेस है, चाहे वो सेकेंडरी डेटाबेस है, चाहे वो स्पेशलाइज्ड डेटाबेस है, ये अगर आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो यूज़र तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, यूज़र से मुराद आप और मैं, जो भी लोग एक्सेस करना चाहते हैं। अगर ये बायोलॉजिकल डेटाबेसेस सेपरेट हो, यानी प्राइमरी डेटाबेसेस में सिर्फ प्राइमरी डेटाबेसेस की इंफॉर्मेशन हो और वो लिंक्ड ना हो सेकेंडरी डेटाबेसेस के साथ, या सेकेंडरी डेटाबेसेस के अंदर सिर्फ सेकेंडरी डेटाबेस सिर्फ जो है वो प्रोसेस इंफॉर्मेशन हो, लेकिन वो कनेक्ट ना हो, क्रॉस रेफरेंस ना हो प्राइमरी डेटाबेसेस के साथ, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस होते हैं, ये ऑलवेज दे हैव सम नेटवर्किंग बिटवीन देम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखिए, जो यूजर होता है ना, उसको बाज़ दफ़ा सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं देखना होता है प्रोटीन का,
या जो है वो 3D स्ट्रक्चर्स नहीं देखने होते हैं, या उसको जो है वो एक्सप्रेस्ड जीन्स की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, बाज़ दफ़ा उसको प्राइमरी सीक्वेंस भी चाहिए होता है, बाज़ दफ़ा उसको ये भी देखना होता है कि बेसिकली ये जो जीन है ये इसमें बेसिकली इसका साइज़ क्या है, ठीक है, और इसका ओरिजिनेशन क्या है, ठीक है, और इसके साथ इसके साथ रीजन्स कौन कौन से अटैच हैं, कौन कौन से टैग्स लगे हुए हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसको रिक्वायर्ड होती है। तो इन दैट केस यूजर आल्सो नीड अ प्राइमरी डेटाबेस इंफॉर्मेशन एज वेल एज सेकेंडरी डेटाबेस इंफॉर्मेशन। तो किसी एक डेटाबेस की इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं होती है, तो इन डेटाबेसेस के दरमियान में इंटरकनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जितने भी डेटाबेसेस होते हैं दे ऑलवेज क्रॉस रेफरेंस्ड। क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस का मैंने यही बताया था कि ये हमेशा क्या हो रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, दे ऑलवेज लिंक्ड होते हैं, ठीक है, ये हमेशा लिंक कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं है कि एक इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ही जगह पे मौजूद है, तुम्हें दूसरी जगह पे वो नहीं मिलेगी। हमेशा 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 जो इन्फॉर्मेशन जिस जगह पे पहली दफ़ा सबमिट की जाती है वहाँ पे एक लिंक जनरेट हो जाता है, ठीक है, वो लिंक शेयर किया जाता है तमाम डेटाबेसेस के साथ, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली अगर एक चीज तुमने जीन बैंक पे अपलोड की है, दैट इज अ प्राइमरी डेटाबेस। अब ये जो जीन बैंक पे तुमने इंफॉर्मेशन अपलोड की है, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ जीन बैंक पर नहीं रहेगी। अगर कोई शख्स जो है वो डीडीबीजे पे जाता है, डेटा बैंक ऑफ जापान पे जाता है, या ईएमबीएल पे जाता है, तो वो इंफॉर्मेशन उसको वहां भी मिलेगी उस जीन की इंफॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन साथ में क्रॉस रेफरेंस्ड होगी। क्या मतलब है? उसका सोर्स उन्होंने वहां पे मेंशन किया हुआ होगा कि जो सबमिशन हुई है बेसिकली क्या हुई है, ये जीन बैंक पे हुई है, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल डेटाबेस में इंटरकनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर बोथ फॉर यूजर्स, ठीक है, और फॉर साइंटिस्ट, फॉर एवरीवन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब ऐसा नहीं है कि जो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस है उसके अंदर से खूबियां खूबियां हैं और खामियां कोई नहीं है, या उसके अंदर कोई कह लो कि ये दे आर कंप्लीट, ठीक है। जहाँ एक तरफ बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, दैट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, वहाँ पे उसके साथ बहुत सारे पिटफॉल्स भी एसोसिएट हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएट हैं इन डेटाबेसेस के साथ। इट सीम्स सिंपल कि ये बहुत आसान लग रहा होता है कि जी आपने डेटाबेस बना दिया, इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी, हर आदमी जा रहा है दुनिया से वहाँ जाके अपनी लैब की प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जो भी उसने डेटा जो है वो सीक्वेंस किया है, या जो भी उसने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसका रॉ डेटा वो जाके सबमिट करा देता है और वो सबको मिल जाता है। तो बज़ाहिर ये बात बड़ी सिंपल लग रही होती है, लेकिन बायोलॉजिकल डेटाबेसेस में दे आर वेरियस प्रॉब्लम्स एज वेल। बहुत सारे जो है वो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस में प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम इसके अंदर जो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के अंदर है वो इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी है, ठीक है। देखो, अब जब हम कोई चीज़ प्राइमरी डेटाबेस में अपलोड कराते हैं, तो प्राइमरी डेटाबेस से वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या कर रहे होते हैं, इस इंफॉर्मेशन को, या डेटा क्यूरिस्ट हैं वो क्या कर रहे होते हैं, इस प्राइमरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद उसको सेकेंडरी डेटाबेसेस में क्या कर रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखे बगैर कि ये जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, ये जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन सबमिट हुई है, ये रिलायबल भी है या नहीं है, क्योंकि उनके पास तो इंफॉर्मेशन आई, दे आर प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड देन फर्दर अपलोड टू द सेकेंडरी डेटाबेसेस, ठीक है। तो यहाँ रिलायबिलिटी से मुराद ये होती है कि ये जो सीक्वेंस होके कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम सीक्वेंस होके आया है, या किसी भी स्पीशी का डिफरेंट एक्सॉन सीक्वेंसिंग होके आई है, ये जो सीक्वेंसिंग है इसके पैरामीटर्स क्या थे, क्या ये पैरामीटर्स जो है वो फुलफिल करते हैं जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है उनको, और ये जो सीक्वेंस है किस लैब से आया है, ठीक है, और इसकी रिलायबिलिटी क्या है, उस लैब की क्या रिलायबिलिटी है। तो ये सारे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है जब आप इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहे होते हो प्राइमरी डेटाबेस के अंदर, ठीक है। एक चीज़ जो प्राइमरी डेटाबेसेस के अंदर होती है, फॉर एग्जांपल मैं एक जीन के ऊपर काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जो है वो कह लो कि माउस मॉडल के अंदर एडल्ट स्टेम सेल की जीन पे काम कर रहा हूँ, LGR5 फॉर एग्जांपल, या SOX2 पे मैं काम कर रहा हूँ। अब देखो, LGR5 और SOX2 पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं कि दुनिया में कोई भी उस पर काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब अगर मैं जो है वो स्पेसिफिकली माउस की एक्सॉन सीक्वेंसिंग करता हूँ, और स्पेसिफिकली मैं LGR5 की सीक्वेंस की LGR5 की जीन का सीक्वेंस मैं करता हूँ फर्स्ट टाइम, ठीक है,
और मैं उसको सीक्वेंस करने के बाद मैं कहता हूँ जी माउस में LGR5 जो एडल्ट स्टेम सेल की जीन है उसका सीक्वेंस जो है वो ये होता है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी दुनिया में कोई भी शख्स LGR5 की जीन के ऊपर काम नहीं कर रहा, ठीक है, या उसने वो इंफॉर्मेशन प्राइमरी डेटाबेस में अपडेट ना कराई हो, अपलोड ना कराई हो। तो एक प्रॉब्लम क्या होता है प्राइमरी डेटाबेसेस में, मैं एक जीन पे काम कर रहा हूँ, मैंने भी वो सीक्वेंस अपडेट करा दिया, ठीक है, और कोई और शख्स अगर उस पर काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसने भी उस सीक्वेंस इंफॉर्मेशन जो है वो क्या करा दी, उसके अंदर अपलोड करा दी, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन अपलोड करा दी है, ठीक है, तो इसके नतीजे में होता क्या है कि डेटाबेसेस में अब मैंने लिखा माउस LGR5, ठीक है, और उसको तो बेटा ये माइक बंद कर दो, कौन है ये माइक अपना ऑन किया हुआ है, प्लीज माइक बंद करो। ठीक है, तो अब अगर आप इंफॉर्मेशन सबमिट कराने जा रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी और नाम से सबमिशन की है, ठीक है, और जो दूसरी लैब है उसने भी वही जीन का सीक्वेंस माउस के अंदर किया है, ठीक है, और वो भी उस जीन का सीक्वेंस करने के बाद वो इंफॉर्मेशन अपडेट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं प्राइमरी डेटाबेसिस में। अब देखो यहाँ पे सिर्फ जीन का नाम चेंज होने से होगा क्या कि इंफॉर्मेशन डेटाबेस में रेपिटेटिव मैनर में चली जाएगी, सीक्वेंस वही है जो उसने आइडेंटिफाई किया या मैंने आइडेंटिफाई किया या हमारी लैब ने किया, उनकी लैब ने किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब सबमिशन किया है तो वह नाम में थोड़ा सा चेंज कर दिया। मतलब चेंज करने से मुराद है आई डोंट नो, अब ये हमने कोई डेलिबरेटली नहीं किया, लेकिन इट माइट हैपन, ये हो सकता है कि जी आपने LGR5 माउस mRNA करके लिख के जो है वो सबमिशन किया, और उन्होंने जो है ना वो LGR5 CDNA माउस लिख के उसकी सबमिशन कर दी, ठीक है। इसके नतीजे में होगा क्या कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या होगी, एक से ज्यादा जगह रिपीट हो रही होगी, ठीक है, यानी कि एक तरह से कह लो कि अननेसेसरी रेपिटेशन हो जाएगी इंफॉर्मेशन की, ठीक है। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम प्राइमरी डेटाबेस के अंदर होता है, जिसे हम रिडंडेंसी कह रहे होते हैं एक्चुअली, ये जो टर्म है अननेसेसरी रेपिटेशन, इसे रिडंडेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और सम टाइम होता क्या है कि जब सीक्वेंस जो है वो इनकी इंफॉर्मेशन सबमिट की जाती है, तो अक्सर होता यह है कि जो जीन्स के एनोटेशन है, अब देखो जीन्स टोटल 2% होता है, ठीक है, टोटल जीनोम का अगर ह्यूमंस की बात करें तो, और बैक्टीरिया की बात करें तो आई थिंक 30 और 70 का दोनों के अंदर रेशो होता है। तो अब होता क्या है कि बाज दफ़ा जो जीन की एनोटेशन है, मतलब जीन की पोजीशन, ये जो लोकेशन है, और उसके साथ कौन कौन सीक्वेंस अटैच हैं, प्रोमोटर कहाँ पर है, इसका स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जीन स्टॉप कहाँ पे हो रही है, बाज़ दफ़ा ये इंफॉर्मेशन जब प्रोसेस हो रही होती है तो इसमें भी प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा जो जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है, एनोटेशन होती है, वो रॉन्गली इंटरप्रिटेट की गई होती है। तो जब ये रॉन्गली इंटरप्रिटेट की गई होती है तो इसके नतीजे में होता क्या है, अब आपने अगर गलती से ड्यूरिंग सेकेंडरी डेटाबेसेस से पहले जब इसको डेटा क्यूरेटर कर रहे होते हैं, या आप जब प्राइमरी सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहे होते हैं, तो अगर यहाँ पे आपने मिस इंटरप्रिटेशन कर दी, जीन की आइडेंटिफिकेशन में आपने गलती कर दी कि भाई यहाँ पे स्टार्ट यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, इसका एक्चुअली कौन किस जगह से इसका ओरिजिनेशन है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे इसके जो है ना वो प्रोमोटर सीक्वेंसेस लगे हुए हैं। तो अब इसके नतीजे में होगा क्या कि ये जो जीन है जिसकी आपने एनोटेशन गलत की है, ये क्या होगा, डेटाबेसेस में ये प्रोपेगेट होगा। प्रोपेगेट का मतलब क्या है कि अब एक दफा डेटाबेस में चला गया, ठीक है, अब तुम ये देखो कि एक जगह पे अगर फॉर एग्जांपल ये जीन बैंक में चली गई, तो अब ये प्रोपेगेट होगी, क्या मतलब है, अब हर डेटाबेस में तो क्रॉस रेफरेंस है, जितने भी डेटाबेसेस हैं आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अब जब ये इंटरकनेक्टेड है तो ये जो एरर्स हैं ये क्या होंगे, ये भी प्रोपेगेट करेंगे। प्रोपेगेट यानी तमाम डेटाबेसेस पर ये मिस इंफॉर्मेशन मौजूद रहेगी, और जो भी एक्सेस करेगा द इंफॉर्मेशन वाज रॉन्ग, ठीक है, और लेकिन सब जगह पे वो क्या हो चुकी है, वो स्प्रेड कर चुकी है। तो एक ये प्रॉब्लम इसमें होता है। अच्छा, एक और जो प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं, ऑफ कोर्स जब हम डेटा सबमिट कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी प्राइमरी डेटाबेस में कर रहे हो, जब हम जो रॉ डेटा सबमिट कर रहे होते हैं, तो देखो रॉ डेटा आता कहाँ से, रॉ डेटा आमतौर पर सीक्वेंसिंग के नतीजे में आ रहा होता है। तो अगर आपने जीनोम सीक्वेंसिंग की किसी स्पीशी की, ठीक है, तो वो रॉ डेटा आपका जो है वो सीक्वेंसर से आ रहा होता है। देखो सीक्वेंसिंग के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज हैं।
तो हम डीएनए सीक्वेंसिंग की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो कम्प्लीटली एरर फ्री है, ऐसा नहीं है। तो इन केस अगर प्रॉब्लम सीक्वेंसिंग डेटा के अंदर है, यानी जो डेटा सीक्वेंस हो के आया है वो सीक्वेंसिंग मशीन में एरर था, उसने प्रॉपरली उसको सीक्वेंस नहीं किया, तो अब ये जो डेटा आया है, ठीक है, तो ये जो डेटा होगा ऑफ कोर्स इसका जो ये इसमें डेटाबेसेस का कोई जो है वो कह लो कि उसमें कसूर नहीं है, ना वो दूसरे लोगों का कसूर है, अब ये सीक्वेंसिंग का एरर है। लेकिन एक मिस इन्फॉर्मेशन आ गई, सीक्वेंस प्रॉपर नहीं हुआ था, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था वो करेक्ट नहीं था, वो डायरेक्टली सीक्वेंसर से आया, सीक्वेंसिंग के नतीजे में मिला। अब आपने वही इनकरेक्ट डेटा आपने अपलोड कर दिया प्राइमरी डेटाबेसेस में, और वही प्राइमरी डेटाबेसेस से फर्दर सेकेंडरी में, और देन फर्दर वो हर जगह पे प्रोपेगेट कर जाता है, और इस तरह से वो फॉल्स इंफॉर्मेशन क्या हो रही होती है, स्प्रेड हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, एक और जो प्रॉब्लम डेटाबेसेस के अंदर होता है वो किस वजह से होता है, वो एक वजह ये होती है कि आमतौर पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस की वजह से भी ऐसा हो रहा होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो मिस रीड की जाती है। अच्छा, अब होता क्या है देखो कि अब ये जो एरर है, फॉर एग्जांपल सीक्वेंसिंग का एरर अगर तुम ले लो, अब ये सीक्वेंसिंग की एरर की वजह से फॉर एग्जांपल सीक्वेंसिंग में जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसने उसको रॉन्गली इंटरप्रिटेट किया या रॉन्गली मेंशन किया है। अब उसके नतीजे में हो ये सकता है कि नेचुरली तो उस जीनोम में, उस जीन में म्यूटेशन ना हो, ठीक है, लेकिन सीक्वेंसिंग के एरर की वजह से जो जीन का सीक्वेंस है उसमें कोई न्यूक्लियोटाइड उसको वो गलत जो है वो रीड कर ले, माइट भी कि वो एडेनिन हो और सीक्वेंसर उसको गुआनिन रीड करके जो है उसको प्रेजेंट कर दे कि जी ये गुआनिन है। अब इसके नतीजे में होगा क्या, अब वहां तो नेचुरली तो बॉडी के अंदर वो एडेनिन ही है उस जीन में, पर्टिकुलर जीन में, लेकिन सीक्वेंसिंग के एरर की वजह से वो वहां पे जो है वो गुआनिन मेंशन हो गया। तो अब देखो इससे होगा कैसे, होगा ये कि जब भी जो जीन्स होती हैं उनकी ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है, तो उनकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में तुम्हें पता है दे ऑलवेज हैव सम कोड्स, ठीक है। जब भी ट्रांसक्रिप्शन होती है तो होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए फॉर्म हो रहा होता है। ये जो एमआरएनए फॉर्म होता है, ये एमआरएनए यूकैरियोट्स में हो तो फिर मॉडिफिकेशन से गुजरता है, कि नहीं हो प्रोकैरियोट्स में तो नहीं गुजरता। ये जो एमआरएनए होता है ये बेसिकली जब राइबोसोम पर रीड होता है तो तुम्हें पता है ये हमेशा ट्रिपल कोड की फॉर्म में, ट्रिप्लिकेट की फॉर्म में रीड हो रहा होता है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो कि ट्रिप्लिकेट में राइबोसोम्स पर रीड हो रहा होता है। अच्छा, अब अगर ये ट्रिप्लिकेट का सीक्वेंस चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली उसको रीड होना था एटीसी, ठीक है, नाउ इट इज रीड एज जीटीसी, ठीक है। अब इसके नतीजे में हुआ क्या है, इसके नतीजे में हुआ यह है कि प्रोटीन की जो ट्रांसलेशन है इट बिकम चेंज, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इसमें नेचुरली बॉडी में नहीं है, लेकिन सीक्वेंसिंग एरर की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट हुआ है। अच्छा, अब फ्रेम शिफ्ट से क्या मुराद है, फ्रेम शिफ्ट से मुराद ये होता है कि हमेशा जो जो कोड होता है एमआरएनए होता है वो हमेशा ट्रिप्लिकेट में रीड हो रहा होता है, और अगर यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाए या इंसर्ट हो जाए तो उसके नतीजे में जो ट्रिप्लिकेट कोड होता है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ऑफकोर्स पहले एटीसी पढ़ा जा रहा था, ठीक है, अब यहाँ पे अगर डिलीशन हो गई, उसने ए की जगह जी कर दिया, ठीक है, या ए को डिलीट कर दिया, और जो है वो उस अब क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। फ्रेम का मतलब क्या है कि अब ये एटीसी था, ठीक है, ए डिलीट हो गया, अब आगे टीसी के आगे जी है, अब जी ए सी इटसेल्फ एक कोड है, तो ये बेसिकली पढ़ा जाएगा टी सी ए जी, ठीक है, यानी फ्रेम शिफ्ट हो गया। अब ये हो किस वजह से रहा है, ये बेसिकली हो रहा है सीक्वेंसिंग के एरर की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो है वो डेलिबरेटली किया जा रहा है, बल्कि ये पीछे से सीक्वेंसिंग में एरर है, उसकी वजह से ये एरर जो है फर्दर पास ऑन हो रहा है डेटाबेसेस पे, और जब उसकी एनोटेशन की जा रही है जीन्स की तो वो एनोटेशन रॉन्ग हो रही है, ठीक है, वो जो एनोटेशन है जीन की वो रॉन्ग एनोटेशन की जा रही है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग सीक्वेंस, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है डेटाबेसेस के अंदर।
अच्छा, एक और जो इशू है, अगर तुम देखो 1990 से पहले, क्योंकि डेटाबेसेस, बायोलॉजिकल डेटाबेसेस जो है, एक्चुअली 1990 से पहले जो सीक्वेंसिंग की जाती थी वो मैनुअल मेथड्स पे की जाती थी। हमने देखा भी था इसमें, जब हमने सीक्वेंसिंग पढ़ी थी तो हमने बात की थी बेसिकली सीक्वेंसिंग जो है वो 3 क्लासिकल मेथड थे, 2 क्लासिकल मेथड जो हमने पढ़ी थी। सैंगर सीक्वेंसिंग इनमें द मोस्ट कह लो कि रेलेवेंट और मोस्टली यूज्ड मेथड था। तो अगर 1990 से पहले देखो तो स्वतंत्र सीक्वेंसर्स थे नहीं, ठीक है, जो ऑटोमेटेड सीक्वेंसर्स थे वो थे नहीं। तो उससे पहले का जो डेटा है वो डेटा बेसिकली मैनुअल सीक्वेंसिंग का डेटा है, ठीक है ना। लैब के अंदर चाहे वो चेन टर्मिनेशन मेथड के ऊपर हो या कोई और मेथड पे, या माइसन गिलबर्ट के केमिकल डिग्रेडेशन मेथड के ऊपर हो, वो सारा का सारा मैनुअली जो है ना सीक्वेंसिंग का प्रोसेस किया जाता था, ठीक है। अच्छा, अब जब नॉर्मली जब हम सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम नॉर्मली जो जीनोम है, अब जीनोम तुम्हें पता है इज 3.3 बिलियन बेस पेयर। अब 3.3 बिलियन बेस पेयर्स का अगर जीनोम है तो उसको आप एक साथ, तो अगर हम मैनुअल की बात करें तो हम मैनुअल में भी इसको एक साथ तो सीक्वेंस नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उसको पहले फ्रेगमेंटाइज कर लेते हैं, हम फ्रेगमेंट बना लेते हैं। फ्रेगमेंट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को क्लोन कर लेते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर उसको क्या कर लेते हैं, क्लोन कर लेते हैं। बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर्स हम यूज कर रहे होते हैं। अब जब हम क्लोनिंग वेक्टर्स में इसको क्लोन करते हैं तो सम टाइम होता क्या है कि बाय मिस्टेक कह लो, या होता यह है कि सम टाइम ये जो हमारे फ्रैगमेंट्स हैं, ये जो जीनोम के फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है, जो क्लोनिंग वेक्टर में एक्चुअली क्लोन किए जाते हैं ताकि फर्दर उनको सीक्वेंस किया जाए। तो ये जो क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर जो हम सीक्वेंस क्लोन करते हैं ताकि उसकी कॉपी बनाते हैं, तो ये कॉपी बनाने के नतीजे में होता क्या है कि सम टाइम हमारा जो ये फ्रैगमेंट है इसके साथ जो क्लोनिंग वेक्टर का जीनोम है, ठीक है, उसके सीक्वेंसेस भी अटैच हो जाते हैं। यानी सम टाइम ये कह लो कि जो भी वेक्टर हम यूज कर रहे हैं उस वेक्टर के साथ जो सीक्वेंसेस हैं उसके जीनोम के, वो भी हमारे जो जो हमारा डिजायर्ड जीनोमिक फ्रैगमेंट है उसके साथ वो सीक्वेंस भी ऐड हो जाते हैं। तो अब सीक्वेंसिंग में वो भी रीड हो रहे होते हैं। अब वो रीड होंगे तो ऑफकोर्स उससे क्या होगा, जो है वो डेटाबेस के अंदर एरर्स जो है वो क्रिएट होंगे। आमतौर पे ऐसा जो है वो 1990 से पहले के जो डेटा सबमिटेड है उसमें होता है, क्योंकि वहाँ पे या कह लो कि जो क्वालिटी थी सीक्वेंसिंग की वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी, क्योंकि जब ऑटोमेटेड सीक्वेंसर आ गए, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग आ गई, तो ये वाले एरर्स बहुत हद तक कंट्रोल हो गए। कि ऐसा नहीं है कि जी जो जो वेक्टर्स हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, वो भी उसके अंदर रीड किए जा रहे हैं, उसके सीक्वेंसेस भी रीड हो रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन आमतौर पे जो डेटा 1990 से पहले का है उसमें ये इश्यूज है। अच्छा, रिडंडेंसी अब हमने से पहले बड़ा देखो, रिडंडेंसी जो है वो रेपिटेशन है, अननेसेसरी रेपिटेशन को कहते हैं। अब रिडंडेंसी का मतलब ये है कि एक ही इंफॉर्मेशन जो है वो मल्टीपल सोर्सेस से अपलोड कर दी जाए विद डिफरेंट नेम्स, ठीक है। अगर उनके डिफरेंट नेम के साथ उनको अपलोड कर दी जाए तो उसके नतीजे में होगा क्या कि इंफॉर्मेशन तो सेम है, सीक्वेंस तो सेम है, लेकिन रैपिटेटिव मैनर में है, मतलब कि उसकी रेपिटेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसे बेसिकली रिडंडेंसी कह रहे होते हैं। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है प्राइमरी डेटाबेसेस का। इसकी मैंने वजह भी बताई कि देखो, अगर एक जीन पर मैं काम कर रहा हूँ या एक स्पीशी पर मैं काम कर रहा हूँ, मैं किसी एक बैक्टीरियल स्पीशी पे काम कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं ही दुनिया में उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है उसके साथ हजारों लैब काम कर रही हूँ। अब अगर उसके साथ 100 लैब भी काम कर रही है दुनिया में इस स्पीशी के ऊपर, माइट भी वो भी जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है उसकी। तो अब वो जब जीनोम सीक्वेंसिंग वो भी करेंगी तो वो यकीनन फौरन से क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को, सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन को अपलोड करेंगी, ठीक है, प्राइमरी डेटाबेस में, ताकि सबके लिए एक्सेसिबल हो। जैसे वो करेंगी वैसे मैं भी करूंगा। तो इस तरह आप सोचो कि एक ही स्पीशी की जीनोम के जो सीक्वेंस है वो मल्टीपल लैब्स अपलोड करें, तो अब प्राइमरी डेटाबेसेस में इसके नतीजे में होगा क्या, रैपिटेशन हो जाएगी, यानी मल्टीपल एंट्रीज बन जाएंगी प्राइमरी डेटाबेसेस के अंदर, ठीक है। एंड इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, क्योंकि जब डुप्लीकेशन होगी इन्फॉर्मेशन की तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अच्छा, अब जो कॉजेज हैं बेसिकली, अब ये रिडंडेंसी, अब ये मैंने एक तो इसका रीजन ये बताया कि ये जो अननेसेसरी रेपिटेशन है, ये बेसिकली अननेसेसरी रेपिटेशन किस वजह से हो रही होती है, ये बेसिकली हो रही होती है
रिपीटेड सबमिशन की वजह से, ठीक है। अब जब बार बार आप आइडेंटिकल सीक्वेंसेस मल्टीपल सोर्सेज से जब आइडेंटिकल जो सीक्वेंसेस हैं वो सबमिट हो रहे होते हैं, उसके नतीजे में क्या हो रहा होता है, एक तो ये रीज़न है इसका कि ये क्या हो रही होती है, रिडंडेंसी हो रही होती है। एक और इसका रीजन होता है रिवीजन ऑफ एनोटेशंस। रिवीजन ऑफ एनोटेशन से क्या मुराद है कि ये जो एनोटेशंस हैं, मैंने कहा ये जो कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग होती है प्राइमरी डेटा की, ये भी रिवाइज्ड हो रही होती है, ठीक है, इसको भी रिवाइज किया जा रहा होता है। तो बाज़ दफ़ा जब ये इंफॉर्मेशन भी रिवाइज्ड हो रही होती है तो उसके नतीजे में भी रिडंडेंसी कॉज होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो डंपिंग ऑफ एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। अभी जो देखो सीक्वेंस टैग्स होते हैं, इनकी वजह से भी हो रही होती है रेपिटेशन। क्या मतलब है, देखो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स क्या होते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स ऐसे डीएनए की ऐसे स्मॉल सीक्वेंस होते हैं, नॉर्मली ये दे आर रेंज फ्रॉम 200 to 300 बेस पेयर्स, ये 200 से 300 बेस पेयर्स पे होते हैं। मैं भी तुम्हें इसकी थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखो ये ESTs बेसिकली क्या होते हैं। अब ये जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स होते हैं, मैंने बताया कि ये शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं, 200 से 300 बेस पेयर्स इनका साइज होता है नॉर्मली। अब अगर तुम देखो जो जीनोमिक डीएनए होता है बेसिकली, अब जीनोमिक डीएनए से तुम्हें पता है जो जीनोमिक डीएनए दे हैव जीन्स, ठीक है। अब ये जो जीन्स होती हैं बेसिकली ये एक्सप्रेस्ड होती हैं, ठीक है, एक्सप्रेस होकर एमआरएनए बना रही होती हैं। अब किया क्या जाता है, इस एमआरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब एमआरएनए को सीडीएनए में क्यों कन्वर्ट किया जाता है, ताकि उसको स्टेबल किया जा सके। अब सम टाइम जब आरएनए सीक्वेंसिंग करनी होती है तो क्या करते हैं, उसको पहले सीडीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एमआरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब सीडीएनए में कन्वर्ट करते हैं तो सीडीएनए में कन्वर्ट करने के बाद ये जो सीडीएनए फॉर्म होता है इस पर्टिकुलर जीन का, तो उसके जो दोनों एंड्स होते हैं वो बेसिकली ईएसटीज कहला रहे होते हैं। क्या मतलब है, अब देखो जब तुम प्राइमर डिजाइनिंग करोगे तो प्राइमर डिजाइनिंग आप जो करोगे वो बेसिकली इन ईएसटीज के अगेंस्ट करोगे। ये जो ईएसटीज हैं ये स्पेसिफिक रीजंस होंगे हर एक जीन के, ठीक है। यानी तुम समझ लो एक तरह का ये मार्कर हो गया, ये मार्कर हो गया हर जीन के इटसेल्फ, ठीक है। तो ये ESTs बेसिकली एक तरह से इन जीन्स के ये मार्कर्स हो गए। अब ये जो सीडीएन है इसके जो दोनों एंड्स के ऊपर सीक्वेंसेस हैं 3 to 5 और 5 to 3, ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, ये ESTs कहलाते हैं। और ये एक तरह की यूनिक आइडेंटिफिकेशन होते हैं तमाम जीन्स के, ठीक है। तो अब जब इस चीज को एम्पलीफाई करना होगा फर्दर, तो इस ESTs के अगेंस्ट प्राइमर डिजाइन करने पड़ेंगे ताकि इसको एम्पलीफाई किया जा सके। तो समटाइम्स होता क्या है कि जब आरएनए की इंफॉर्मेशन अपलोड की जाती है तो ये बाज दफ़ा इन EST, अच्छा ये जो ESTs होते हैं इनका भी बाकायदा अलग डेटाबेस है, ठीक है। ये ESTs की इंफॉर्मेशन भी सेपरेटली अलग डेटाबेसेस में सबमिट की जाती है। अगर आप आरएनए पे काम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, ये इंफॉर्मेशन आप EFT EST दोबारा देखो। ESTs बेसिकली क्या होते हैं, EST मैंने बताया ये बेसिकली शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं CDNA के, डीएनए के नहीं, CDNA के, मेरी बात याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की मैं बात कर रहा हूँ। शॉर्ट सीक्वेंसेस होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के। अब देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे बन रहा है, होता क्या है कि जो जेनोमिक डीएनए है, जेनोमिक डीएनए में बेसिकली होती क्या है, जीन्स होती है ना। हमें तो एक्चुअली जो अगर तुम देखो जो 100% जीनोम है, हमें तो उसमें जो 2% से वास्ता है। हम जो देख रहे होते हैं वो तो 2% को एनालाइज कर रहे होते हैं, या हम देख रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि भाई जीन्स कौन से एक्सप्रेस हो रही है कौन से नहीं हो रही है। क्योंकि देखो जो मोस्टली इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं एसोसिएट है वो तो जीन्स के साथ एसोसिएट है। अगर तुम देखो 6000 से ज्यादा इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं वो तो बेसिकली एसोसिएट है किसके साथ, जीन्स के साथ, वो 2% के साथ एसोसिएट है। अब होता क्या है, देखो ये जो 2% है जीन्स है, जब हम इनको एनालाइज कर रहे होते हैं, यानी जब हम आरएनए सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि बेसिकली ये जो जीन्स हैं, ये जो एक्सॉन, इसको बेसिकली एक्सॉन सीक्वेंसिंग भी हम कह रहे होते हैं
कि जो कोडिंग सेगमेंट है, अगर हम इसको सिर्फ हम इसको सीक्वेंस करें तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हमें पता है कि ये जो कोडिंग सेगमेंट है ये हमेशा क्या बनाता है, मैसेंजर आरएनए बना रहा होगा ना भाई। जीन्स क्या होती हैं, एक्सप्रेस होती हैं, एक्सप्रेस होने क्या करती हैं, ट्रांसक्राइब होती हैं। ट्रांसक्राइब कैसे होती हैं, वो डीएनए क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का पूरा एक प्रोसेस होता है जो लास्ट में हमने मॉलिक्यूल में पढ़ा था। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होगा, पॉलीमरेज इन्वॉल्व होता क्या है कि अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है इसके नतीजे में बनता है क्या, बेसिकली एमआरएनए बनता है इन शॉर्ट, ठीक है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है ये इटसेल्फ स्टेबल नहीं होता, मैंने बताया आरएनए इज वेरी लेस स्टेबल। क्या किया जाता है, ये एमआरएनए इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है, इसको कह लो कि इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में, सी डीएनए में कन्वर्ट कर लिया जाता है। सी डीएनए बेसिकली क्या है, ये आरएनए ही है। इस आरएनए को क्या कर लिया जाता है, एम्पलीफाई करके क्या कर लिया जाता है, इसको डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी आरएनए की डबल स्टैंडर्ड फॉर्म है ये सीडीएनए। सीडीएनए बेसिकली आरएनए की डबल स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। अच्छा, अब जब ये सीडीएनए में कन्वर्ट कर लिया जाता है तो ये सीडीएनए में अब ये पूरा जीन का सीक्वेंस हो गया। ये जो एमआरएनए है पूरा का पूरा, ये बेसिकली ट्रांसलेट होकर क्या बनाएगा, कोई ना कोई प्रोटीन बनाएगा, यानी ये बेसिकली जीन है, ठीक है। अब ये जो सीडीएनए होता है बेसिकली इसके जो जो एंड्स होते हैं ये बेसिकली ईएसटीज कहलाते हैं, यानी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स कहलाते हैं। ये जो तुम्हें सीक्वेंस नजर आ रहे हैं मोस्टली ये 200-300 बेस पेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन ये जो ईएसटीज होते हैं ये इटसेल्फ यूनिक होते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर जीन, ठीक है। हर एक के लिए यूनिक होंगे ईएसटीज, तो इसका मतलब है ये ईएसटी इटसेल्फ एक रिप्रेजेंटेटिव मार्कर है। इसीलिए ईएसटीज का बकायदा एक अलग डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, जो ईएसटीज की इंफॉर्मेशन है हम ईएसटीज की इंफॉर्मेशन अलग डेटाबेस में सबमिट करा रहे होते हैं, ठीक है। जीनोम की इंफॉर्मेशन भी करा रहे होते हैं और साथ में ईएसटीज की इंफॉर्मेशन भी हम सेपरेटली सबमिट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ईएसटीज कहते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। टैग्स होते हैं बेसिकली मार्कर होते हैं। एक्सप्रेस्ड है ये बेसिकली, मैंने एक्सप्रेस्ड लिख दिया, एक्सप्रेस्ड है। नहीं, मुझे तुम्हारा सवाल समझ में नहीं आया उमायमा। अपना सेल्फ से क्या मुराद है तुम्हारी? एक मिनट रुक जाओ, माइक पे पूछ लो, रुक जाओ मैं अनम्यूट कर दूं। ठीक है उमायमा, माइक ऑन करके पूछो, क्या पूछ रहे हो? बोलो बेटा। उमायमा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, क्या पूछना चाह रही? मुझे सवाल समझ में नहीं आया तुम्हारा। अच्छा, अब ये 1 मिनट में मीटिंग क्लोज होने वाली है तो वहीं वेट करना, जाना नहीं, मैं इसको दोबारा से रिकनेक्ट करूंगा 1 मिनट के बाद, ये खुद ही बंद हो जाएगी। उमायमा पूछो बेटा, जल्दी पूछो, मैं फिर आगे चलूं। मुझे सवाल समझ में नहीं आया तुम्हारा, तुम क्या कहना चाह रही हो? ये एक और ईएसटी की तुम अगर देखो रिप्रेजेंटेशन है, देखो ये एमआरएनए है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्राइब करने के बाद सीडीएनए फॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये जो सीडीएनए बेसिकली, अब जब इस सीडीएनए को हम एम्पलीफाई करेंगे तो ऑफ कोर्स इसके जो दोनों एंड्स हैं, ठीक है, ये दोनों एंड्स बेसिकली ईएसटीज कहला रहे होते हैं, ठीक है। ये भी एक तस्वीर है, मैं शेयर कर देता हूँ ये दोनों चीजें। इटसेल्फ सीक्वेंस है ना, सीडीएनए का सीक्वेंस है। देखो ईएसटी क्या है बेसिकली, इटसेल्फ सीडीएनए का सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस कब जनरेट होता है, जब हम जो है जब बेसिकली जब हम जीन की स्टडीज कर रहे होते हैं। क्या मतलब है, जब हम आरएनए की स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, आरएनए सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं तो हम इसको इसको क्या कर रहे होते हैं, जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जनरेट करने से क्या मुराद है कि जब डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होता है, यानी कोई भी जीन एक्सप्रेस होती है कोडिंग सेगमेंट से, वो एमआरएनए फॉर्म कर रही होती है। ये जो एमआरएनए होता है ये जो है इटसेल्फ जो है वो स्टेबल नहीं होता, मैंने बताया ना। अब हम अगर हमें इसकी स्टडी करनी है, हम एक्सप्रेशन पैटर्न देखना, तो हम क्या करेंगे, इस एमआरएनए को पहले कन्वर्ट करेंगे सीडीएनए में। तुमने अगर आरटीपीसीआर पढ़ा तो शायद, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, आरटीपीसीआर में मैंने शायद बताया था कि ये जो एमआरएनए होता है अगर इसको स्टडी करना है तो इसको पहले सीडीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या मतलब है, इसको रिवर्स ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ये इटसेल्फ एमआरएनए इज वेरी वेरी